नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस लाइव वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा इस सीरीज का 5वां वेबिनार है, जिसमें हम कोशिश करते हैं हमारी कम्युनिटी को, आप सभी को लेबर लॉ से जुड़े हुए कुछ विषयों से अवगत करा सकें। और आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और ऐसा विषय है जिस पर आपको ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी लेबर लॉज की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर एप्लीकेबल होते हैं। ये लॉज हो सकते हैं बीओसीडब्ल्यू एक्ट, या फिर माइग्रेंट वर्कर एक्ट, या फिर जो ईएसआई का सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड वर्डिक्ट आया है इसी केस में। इन सभी लॉज के बारे में हम बात करेंगे हमारे एमिनेंट गेस्ट के साथ। और आज के जो हमारे एमिनेंट गेस्ट हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, मैंने खुद उनके 2 वेबिनार अटेंड किए हैं, और जिस तरह से वो चीजों को समझाते हैं आप सभी को उसका बड़ा आनंद आने वाला है। तो मैं अपने आज के हमारे स्पीकर के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दूं। हमारे आज के स्पीकर हैं एडवोकेट जयंत शालिग्राम। वो सुप्रीम कोर्ट तक वेरियस केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अपने फादर की कंसल्टेंसी को पुणे में आज से 50 साल पहले जो शुरू हुई थी 1967 में, उसे ज्वाइन किया था 1980s में। तब से लगातार वो एम्प्लॉयमेंट लॉज के साथ जुड़े हुए हैं। आपने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को, कई सारे प्राइवेट क्लाइंट को, मल्टी एमएनसी कंपनीज को कंसल्ट किया है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट लॉज। इसके अलावा आप कई सारे रिनोड यूनिवर्सिटीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। आपने कई सारे आर्टिकल भी लिखे हैं प्रेस्टिजियस लॉ जर्नल्स के लिए। इसके अलावा आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वेरियस लेक्चर्स भी किए हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि आपने नाम सुना होगा द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जो भारत का सेकंड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक है, आप उसके डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा कई सारे समाज सेवा के कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, और आप पुणे इंटरनेशनल सेंटर, जो एक पावरफुल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसके भी मेंबर रहे हैं। आपने अपने एजुकेशन में ग्रेजुएट किया था फैकल्टी ऑफ लॉ फ्रॉम बीएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स कॉलेज इन इंडिया। इसके अलावा लॉ ग्रेजुएशन जो आपने की है वो आईएलएस लॉ कॉलेज से की है, अगेन वन ऑफ द बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आप सभी के अब आप सभी के लिए आज हम लोग इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं एडवोकेट जयंत शालिग्राम को। जयंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस लाइव स्ट्रीम में। धन्यवाद ऋषभ जी। मनदीप, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक आज मुझे बुलाने के लिए। आपके ये लेबर लॉ एडवाइजर, ये बहुत बढ़िया, मतलब ये काफ़ी उसके फॉलोअर हैं। मैं भी ये आपके लेक्चर सुन चुका हूँ, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न लेबर लॉज स्पेशली। और इजी लैंग्वेज में आपके जो स्पीकर्स रहते हैं वो सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आपके आपके जो मतलब योर फैमिली हैज स्टार्टेड दिस इज़ वेरी, in fact I will call it as an important social work in the field of labor laws. थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि हमने अभी वेबिनार से पहले बात ही कर रहे थे, जैसे सर की भी आई गेस 3rd जनरेशन अब लॉ फील्ड में है, उसी तरीके से मैं तो लॉयर नहीं हूँ, लेकिन आप सभी महानुभावों से थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेता रहता हूँ। तो आज का सर हम फॉर्मेट ऐसा रखेंगे कि जैसे सर ने भी मुझे डिस्कस करके बताया कि पहले 30 मिनट में सर आपको एक बेसिक आइडिया देंगे सभी मेंबर्स को इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड लेबर लॉज के बारे में, और उसके बाद लास्ट के 15 से 20 मिनट में हम सभी आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। मीनवाइल भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट में ऐड करते जाइएगा, मैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस को इस वेबिनार के एंड में ले लूंगा। तो नाउ ओवर टू यू सर, स्टेज इज ऑल योर्स। Once again, thank you very much, Rishabh ji. You know, this is a typical special provision of law. See, we have, since March 2020, we have faced a very difficult scenario. All of us have faced very difficult scenario because of the pandemic, and especially those migrant workers have really faced very difficult situation. We saw very critical pictures. It is in fact it is an attack on humanity, I will call it. जैसे हमने देखा है काफ़ी लोगों को बहुत सारी तकलीफ हुए अपने घर जाने में, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स अपना घर, अपना शहर, अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह काम के लिए आए थे, उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से वो अपने घर नहीं जा पाए, रेल रोड सब बंद था। तो इसीलिए ये इनके जाने में पैदल कई हज़ार किलोमीटर साइकिल या अपने मोटरसाइकिल पे या अपने जो भी जैसे भी हो सकता था ट्रकों में ये अपने अपने घर गए हैं। ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकती थी क्या? इस बारे में अगर हम मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे
I came across very important 3 legal provisions which are included in the labor laws. एंड वो चीज़ें मुझे ज़्यादा मतलब उसको मैंने मतलब फिर ऋषभ जी से बात हुई तो ये वेबिनार करने का मतलब वो आपने कहा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट जो हमें सबको मालूम है it's a set of 3 important legal provisions. One is the Building Construction Workers Act, second is the Contract Labor Regulation Abolition Act, and third is Migrant Workers Act. See, Migrant Worker Act has been incorporated, I mean, this is in the law books since 1979. And believe me, Rishabh ji, there are very meticulous provisions of laws. If I explain you, if you yourself also read these provisions, then and if these provisions were followed meticulously, जो सिचुएशन हमने फेस की है, जो मार्च में, अप्रैल में, जून में, मई में, ये सिचुएशन जब माइग्रेंट लेबर की जो हुई थी, इसमें से एक भी कुछ नहीं हो सकता. If now I'm going to explain you that what all those provisions of laws. Let me begin with this particular provision of law, Migrant Workers Regulation, Interstate Migrant Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act of 1979. So this name itself provides that regulation of services of the migrant workers. ये चीज़ हमें जानना चाहिए ये कानून किसको एप्लीकेबल है. This act is applicable where any establishment, and इसमें तो लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट भी कोई माइग्रेंट वर्कर एम्प्लॉय करती है, whether it is a state government or a central government, if those governments are employing migrant workers, and if any employer, including government, if employs 5 or more migrant workers, what is migrant worker? If a migrant worker means a person who is coming from different states for the work in a particular state. Suppose, some people are coming from the state of Rajasthan to Maharashtra, or people from Maharashtra are going to Rajasthan. Because, today only you will see a news that there are large number of goldsmiths from Maharashtra are employed from the generations in the state of Punjab. And they are now wanting to go back to Punjab because they want to start their earnings. So these are migrant workers, and any establishment which is employing 5 and more migrant workers, this act is applicable. What is this act? Then once this act is applicable, if the 5 और उसके ऊपर अगर कोई ज्यादा नंबर से लोग रिक्रूट करता है कोई कॉन्ट्रैक्टर और उनको लेके कोई दूसरी स्टेट में जाता है और वहां का कोई काम करवाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर को भी एप्लीकेबल है और ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जहां ये काम करते हैं उनको भी एप्लीकेबल है. So a principal employer and contractor, it is a similar kind of a matrix like a contract labor act. तो इसलिए ये दोनों एक्ट के जो अथॉरिटीज है काफी सारे स्टेट्स में ये एक ही है. जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का लाइसेंस देता है अथॉरिटी, वही माइग्रेंट वर्कर का लाइसेंस देता है. तो इसीलिए 5 के ऊपर अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर माइग्रेंट वर्कर रिक्रूट करता है, जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैमाने पे, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स जहां से मतलब दूसरी स्टेट से आते हैं, मतलब बिहार से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, आंध्र से आते हैं, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ से और गुजरात में ये सब लोग आते हैं बिहार से वगैरह. तो ये लोगों को 5 के ऊपर ज्यादा आते हैं, तो इनके पूरी व्यवस्था कॉन्ट्रैक्टर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है. सो ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स they are required to be paid a displacement allowance, that is called a displace, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपने स्टेट से काम करने के लिए दूसरी जगह आ रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है. तो ये 5, what is that displacement allowance? It is the 50% of the wages. That displacement allowance is required to be given in advance to the workman who is traveling from one state to another for the work, and the applicability of the act starts from the day he is recruited. तो अगर समझो कोई आदमी है वो पटना में रिक्रूट किया हुआ है और उसको महाराष्ट्र में काम के लिए आना है, तो जिस दिन वो पटना में रिक्रूट होता है उसी दिन से ये एक्ट का एप्लीकेबिलिटी शुरू होता है. तो इसलिए ये दिस इज once you make it applicable, once these people are recruited, and after recruitment, then what all the provisions are provided to me. Once I told you that after registration डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, ये डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देने के बाद में अगर जो आदमी काम पे आता है तो इसको मिनिमम वेजेस के हिसाब से सैलरी देनी जरूरी है. ओके, तो मिनिमम वेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड टू सच वर्कमैन. देन इट इज आल्सो नेसेसरी दैट व्हेन दे आर once in a year
they are required to be given paid leave to go back to their hometown, and that travel payment is also required to be provided under this act. Okay. Once they come at the place of the work where they are recruited, then it is necessary for the contractor to make all the arrangements of their living, their toilets and everything, whatever is regularly required for a human being to survive. All these arrangements, it is mandatory that an establishment where they are employed, all those employers are required to make this arrangement. So this includes government and a private establishments also, where 5 and more migrant workers are employed. So this is in nutshell, the migrant workers are protected, their service conditions are properly guided in this particular small act. This has been provided in 1979, since 79. So Okay. if had this particular provisions, और मैं एक बताना चाहता हूँ यहाँ, नॉन कंप्लायंस के लिए ये एक्ट का कोई भी कंप्लायंस नहीं होता है तो उसके लिए 1 साल की कैद की मतलब प्रावधान किया हुआ है. So there is a provision of 1 year imprisonment. So unfortunate part is this, that none of the provisions of this act was followed, not only in particular state but across India we have seen. अगर ये प्रोविजन फॉलो होता तो इतने सारे लोगों पे ऐसी नौबत नहीं आती जो हमने देखी. So going forward, this is a very small provision of act. It provides for applicability, it provides for registration of the establishment, it provides for the benefit to be provided to the migrant workers, and it provides for the punishment. So in nutshell, these are the important features of this act. Then moving forward, the Building and Other Construction Workers Act, this provision is very, very relevant. This particular provision is applicable under this act when 10 and more construction workers are employed on any particular site by any employer. So it may be housing site, it may be construction for infrastructure, it may be construction for any kind of activity, except it is applicable not only to one kind of an activity where an individual is constructing his house or is repairing his house and cost of that repair is less than 10 lakh rupees, then that particular provision of the law is not applicable. बाकी सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, मे बी इट इज कंस्ट्रक्शन वर्क का इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, वो बहुत वाइड है. इवन रोड बिल्डिंग, रोड डिगिंग, laying of the pipelines, any kind of construction, excavation, everything is included under that particular definition. So it is a very umbrella type of definition. So 10 लोगों के ऊपर जहां काम हो रहा है तो वहां इसके ऊपर ये दिस पर्टिकुलर BOCW का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेबल है. और ये एप्लीकेबल होने के बाद में क्या है, a status like a factory is provided to a building site. So this is very relevant. The kind of safety, security is required to be provided, the kind of facilities required to be provided to the workmen who are employed on the construction sites. It is like a factory, it is like an organized structure. तो ये जहां मतलब 500 के ऊपर जहां लोग काम करते हैं, हमने देखे हैं काफी मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जहां 500, और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है जहां, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी बनती है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. तो ये जहां 500 के ऊपर लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, वहां तो सेफ्टी ऑफिसर का होना भी जरूरी है. सेफ्टी पॉलिसी भी होनी जरूरी है. ऑन साइट सिक्योरिटी प्लान जैसे होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान, तो ये प्लान जो अथॉरिटी है बिल्डिंग BOCW एक्ट के अंदर, ये अथॉरिटी को प्रेजेंट करके उनसे सैंक्शन करवा के फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना जरूरी है. So this is very important provision of this act. This act, you can see that most of the provisions under the Factories Act are imported from the Factories Act and made applicable to the construction site. So you take any provision, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मशीनरी होती है, तो ये मशीनरी के लिए क्या क्या होना जरूरी है, उनका मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए, ये भी ये एक्ट में it is like a parallel to the Factory Act. Then it is very relevant that record how to register. Registration under this act is very powerful, and it is required to be registered with the competent authority, which is generally a labor commissioner office. So the labor commissioner office is registers the employer as well as the employees. So the building construction में जो काम करते हैं, वो construction में ये लोगों का registration होना जरूरी है, so that they can be
they are entitled for the benefits flowing from this act. So I will come to the later part of this discussion, what all those benefits. But the registration होने के बाद में दोनों का, एम्प्लॉयर का और जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं इनका, ये दोनों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में there is an important provision under that act. There is a huge amount of cess which is collected, which is probably, you know, across, if you think of this amount across India, which is collected by the competent authorities, सिर्फ महाराष्ट्र में ये जो फंड क्रिएट किया हुआ है, that fund is more than 30,000 crore rupees. 30,000 crore, my God. 30,000 crore rupees. See, इसमें जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेस है, इसमें जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू करता है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चालू करता है, कंस्ट्रक्शन का कोई भी प्रोजेक्ट चालू होता है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के अप टू 2%, दैट मनी upfront is required to be paid to the authority. Okay. And by paying that amount, the registration is granted. Suppose देखिए आप अगर समझो किसी का 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो उसको 200 करोड़ रुपए का सेस भरना जरूरी है, और ये लोग भरते हैं, और भरने के बावजूद बाद में ही इनको लाइसेंस मिलता है. Okay, sir. So this is how the, you know, from 1996 this provision of the act has come into effect. See, this is 25 years of, you know, of this act. If you see, this has, you know, this has been brought into law books on 19th of August 1996. So तकरीबन मतलब 25 साल होने को आ गए ये कानून को. तो इसके लिए हजारों करोड़ों रुपया जमा हुआ है, ये वर्करों के लिए, बेनिफिट के लिए, और वर्करों को जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें से क्या क्या बेनिफिट्स हैं. तो इनके लड़कों के लिए शिक्षा का बेनिफिट है, कंप्यूटर्स देते हैं, फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट है, अगर किसी वर्कर को कोई मतलब गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको फैमिली को रिलीफ मिलता है, फिर इसको इनके मतलब ये सब चीजें इसमें से मिल जाती है, और ये रजिस्ट्रेशन दोनों का होना जरूरी है. इसलिए मैं अर्ज करूंगा ये आपके माध्यम से, ना तो मतलब बल्कि एम्प्लॉयर तो करते ही करते हैं, मैं तो ये अर्ज करूंगा कि जो वर्कर कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उनके हित में है टू इंसिस्ट फॉर देयर एम्प्लॉयर्स टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड. अगर ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो भगवान ना करे कोई मतलब कोई गलत घटना घटे, तो ये उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, फैमिली को मिलता है, या तो अगर परमानेंट डिसेबलमेंट आ जाती है लोगों को तो उनको भी मिलता है जी. तो ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये दोनों को ये बेनिफिट है. क्योंकि क्या होता है, एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन करता है, सेस भी भरता है, लेकिन वर्करों को रजिस्ट्रेशन नहीं होता. इसलिए मैं ये आपके माध्यम से सब वर्करों को मतलब आई अर्ज ऑल द वर्कर्स टू कैरी देयर आधार कार्ड विद देम व्हेन दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और वन प्लेस टू अनदर. कैरी देयर आधार कार्ड and register based on that Aadhaar card, register themselves with the construction board, the local construction board जहाँ वो काम कर रहे हैं. तो ये करने के बाद में ये मतलब BOCW के लिए ये बेनिफिट बहुत ज्यादा वर्करों के लिए है, और ऑब्लिगेशंस एम्प्लॉयर के ऊपर है. जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ये इनके लिए साफ सुथरी जगह, जहाँ इनको जो हटमेंट बोलते हैं, जहाँ इनका रहने का प्रावधान करना होना जरूरी है, इनको सही पानी देना है, इनको टॉयलेट्स और लैट्रिन्स देना है, इनको खाने का प्रबंध करना है. तो जहाँ 100 से ऊपर लोग काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो ये सब चीजें देनी ये एम्प्लॉयर के ऊपर बंधनकारक है. ओके. So this is how the provisions of the, and as I told you, nowadays, you know, a lot of machines are used. The mechanization has happened in the construction industry, nothing like it. So even the people who are working on that machine are also covered under this particular provision of law. So therefore it is essential that, you know, they are working on a construction site, and it is multi-layer contracting भी. उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर, या तो एम्प्लॉयर को ये सेस भरना पड़ता है या तो कॉन्ट्रैक्टर को सेस भरना पड़ता है, दोनों में से एक. जैसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां है, समझो L&T है या कोई और है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे बड़ी कंपनियां जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के 1 या 2%, जहां हर एक स्टेट में ये अलग अलग है, महाराष्ट्र में ये 1% है, तो 1% ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या कैसे निकालनी है, इसका भी दिया. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐसी है कि टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट माइनस लैंड कॉस्ट. समझो कंस्ट्रक्शन का पूरा मतलब टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, समझो 100 रुपया है, तो 100 रुपये में से उसका अगर 40 रुपया लैंड का है, तो 60 रुपये के ऊपर 1% या 2% जो भी सेस है,
तो ये देना जरूरी है. So this is how the construction cost is required to be identified. इसमें And दो क्वेश्चन आते हैं कि जनरली इसमें जो मटेरियल की कॉस्ट भी इंक्लूड करनी है और मशीनरी की yes, कॉस्ट भी इंक्लूड करनी है क्या? material, see, except the land cost, everything is to be included. ओके. मटेरियल की है, समझो प्रोजेक्शन होता है, समझो 100 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए की समझो लैंड है, तो 80 करोड़ रुपए के ऊपर ये चीज भरनी जरूरी है सब. Okay. So this is how is required to be done, and this is how the benefit of the construction, building and other construction workers act is essential. So सेस भरना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, वर्करों ने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, उसके लिए बेनिफिट मिलते हैं फिर दोनों को. Then the payment of wages. See, in each of the state, the minimum wages are prescribed for construction industry, workers working in construction industry. So this act also provides that it is mandatory for the for the employer to pay minimum wages prescribed under the minimum wages act. So minimum wages ke niche, see, let me tell you that under the construction industry in most of the states, the minimum wages are on the highest. In the state of Maharashtra, सबसे ज्यादा minimum wage किसके है तो construction industry में. Right. And that is a flip side of that. Let me tell you, अभी यही बोलता हूँ अभी, this is, I'll take a clue from this. Most of the workers are earning more than 15,000 rupees as their basic wage, and therefore because they are getting more than 15,000, they are considered as exempted employee under the Provident Fund Act. Right. So this is, this is a paradoxical, both these, when you compare both the provisions, Provident Fund Act and the Minimum Wages Act, when the minimum wages itself is more than 15,000 rupees, it is basic and dearness. Forget about that Supreme Court judgment about the Vivekananda Education Society. That allowances are also to be included while you are calculating the Provident Fund contribution. So ये 15,000 के ऊपर जाते हैं तो मतलब ये लोग तो excluded employee हो गए. So when they are excluded employees, so they are by law they cannot, the employer can claim that they are excluded, so no question of payment of Provident Fund. Right. So this is a paradoxical. So इसीलिए ये जो चीजें हैं, मतलब जो आदमी, someone will argue, yes, that once he is covered, that he is covered perpetually, irrespective of the fact whether he is drawing 15,000 and above or not. Yes, answer to that, yes, but not many people are covered because of this. Many people are outside the purview of the coverage of the Provident Fund Act because of this minimum wages. Right. Higher minimum wages. So then it is cutting on the benefit of the Provident Fund, so far as the employees are concerned. So Provident Fund, construction workers are covered under the Provident Fund Act. So there is no question that no benefit is to be passed on. But yes, because of this, because they are getting higher wages, they are automatically outside the purview of the Provident Fund. Right. So Provident Fund is payable, minimum wages are payable. Then I will take ESI a little later, so that that elaborate we can talk on ESI about the Supreme Court judgment and who is covered and who is not covered in the construction industry. Right. Then the maternity benefit. We see that a lot of female employees are also working on the construction side. If they are covered, they are not, since those who are covered under the construction side, they are not covered under the provisions of the ESI Act. Right. Therefore, maternity is a benefit which is mandatory to be provided by the employer to the female employees. Okay. Who is working on the construction side. So 6 महीने का paid leave देना जरूरी है. अगर maternity leave वो मतलब if the lady is delivering a child, then she is required to be given payment of 6 months without asking her to report for work. So this is the benefit which is important to be provided to the female employees. जी. आगे जाने के बाद में ये इसमें से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा प्रावधान ये BOCW एक्ट में किया गया है. As I told you, where 500 and more workers are employed, safety officer होना जरूरी है, फिर safety policy होनी जरूरी है. तो and important feature is this, that each and every worker who is working on the construction site is required to be provided with the safety gadgets. What are those gadgets? Hand gloves होते हैं. जो कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं उनको स्पेशल टाइप के जूते देना जरूरी है, फिर हेलमेट्स देना जरूरी है, गॉगल्स देना जरूरी है. जो बिल्डिंग में करते हैं जो गॉगल्स देना जरूरी है. जो 10 फीट के ऊपर हाइट में काम करते हैं उनको क्लैपिंग, और जो हाइट के ऊपर काम करते हैं तो रोप्स एंड टैकल्स जो टाई करने के लिए वो देना जरूरी है. तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा प्रावधान ये केस में किया गया है, क्योंकि हम लोग कन्वेंशनली देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री में
ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है। गैंग्स आते हैं कहीं से, में टोली आती है, काम करती है, चली जाती। और ये कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये मल्टी लेयर वर्क है। पहले एक्सकवेशन आता है, फिर सेंटरिंग का वर्क आता है, फिर आगे जाके मतलब फिनिशिंग तक ये सब चीजें चलती रहती है। हर एक काम के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर, अलग अलग टीम आती है। तो ये टीम आने के लिए सबको ये कवर होना जरूरी है अपने मतलब जो। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर पूरा साल भर काम नहीं करता है, फिर सिर्फ उसको 4 महीने साल में काम है, तो भी पूरे बेनिफिट्स ये कानून के अंदर मिलते हैं। So any construction worker who has rendered minimum 90 days of employment in preceding 12 months, पिछले 12 महीने अगर उसने 90 दिन काम किया हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना मतलब जरूरी है। जी सर। So then that person is eligible for the benefit under the provisions of this act. Once the registration हो गया है, तो फिर इनको मतलब ये बेनिफिट जो सेस कलेक्ट होता है उसमें से जो बेनिफिट मिलते हैं, तो इनको ये बेनिफिट मिल जाता है। इसके और भी प्रावधान है, जैसे फैक्ट्री एक्ट में प्रावधान है कि हर दिन में 9 घंटे के ऊपर काम नहीं करना है, हर हफ्ते में 48 आवर्स के ऊपर काम नहीं करना है। अगर उसके ऊपर काम जाता है तो ओवर टाइम वेजेस की पेमेंट प्रोविजन भी ये कानून में प्रावधान किया हुआ है। So all those provisions which are general provisions which are available under the Factories Act are made applicable under the provisions of the BOCW Act. जी। With this, now we move to the important provision, Contract Labor Regulation and Apportionment. Right, sir. So CLARA के provisions को सब जानते हैं. You know, it is now made that when 50 and more workers are employed by the contractor, either by a single contractor, or 50 and more workmen are employed by the principal employer, either by one contractor or multiple contractor, then principal employer is covered under the provisions of the Contract Labor Act because he employs workmen through one or more contractor. And he is duty bound to take license under the provision, to take registration under the provisions of the. There are two concepts: registration and license. Registration is for the principal employer, and license is for the contractor. जब कॉन्ट्रैक्टर 50 के ऊपर लोग लगाता है किसी एक साइट पे, तो इनको लाइसेंस देने की जरूरत है। तो to be very precise, if a contractor employing 50 and more workmen and 5 of them are more from the migrant from different states, then he has to register under all the three provisions of law: Contract Labor Act, Building and Construction Workers Act, and Migrant Workers. Okay. और ये तीनों में to ease of doing business के हिसाब से इनका तीनों का जो एनुअल रिटर्न जो भरा जाता है वो तीनों का एक भी भर जाता है। So they can submit the compliance is on the form of return, annual return, and it can be, for all the three provisions of the law, it can be one return. Okay. So coming back to the contract labor provision, so it is necessary for a contractor, again, the duplication of the provision in the Contract Labor Act, because contract labor is the earlier provision of Act. It has come into effect from 1970, as you know. So 70 साल से ये जो है ना 1970 से ये contract labor को क्या क्या देना जरूरी है? All those provisions of benefit which are applicable to the employees of the principal employer. So this includes provident fund, this includes minimum wages, this includes the gratuity provided. अगर ये हो जाता है, अगर 5 साल प्रोजेक्ट चलता है, एक आदमी 5 साल काम करता है, तो ग्रेचुटी भी देनी जरूरी है उसको। जी। मैटरनिटी बेनिफिट भी जैसे बताया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट में हर मतलब the license is renewed every year and registration is a one time. If there is a change, then it is required to be intimated to the government authority, to the competent authority who is giving the registration. So license for 50 and more workmen, when the contractor is employing 50 and more workmen, the license he is required to get a license from the competent authority. So once he gets the license, then it is his obligation to make the payment of not less than the minimum wages. The benefits of the legal provisions and even under the BOCW जो हमने अभी बात की, ये सब चीजें देने की इनको जरूरत है जी। So ये सब चीजें contract labor, BOCW and migrant worker, if you bundle these three provisions of law together, then one will think then how this this pandemic situation has brought this difficulty to the migrant workers. So ये चीजें, because of the lack of implementation of these three provisions, I will say that this difficult scenario has. If you see, the law has provided the benefits to the people who are required to be provided benefits.
unfortunately that has not been provided, and I don't think, you know, मेरे अनुभव के हिसाब से माइग्रेंट वर्कर का रजिस्ट्रेशन शायद ही कहीं भारत में किया होगा किसी ने एम्प्लॉयर ने या गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने. So unfortunate part is this: no one is raising the voice so far as the migrant workers and the applicable provisions to them. Right. So this is how. That is why we have decided, as you rightly decided, that these three bundle. You know, if you bundle these three provisions and make applicable to the construction workers, then the worker, employer, all the three aspects of the work are properly secured. So to sum up the issue, that if you have a construction site and employing 10 and more workmen, then you are required to register under the Construction Workers Act, Building and Other Construction Workers Act. If you have 50 and more workers employed by the contractor, then you are required to register under the Contract Labor Act as a principal employer. And if you are a contractor employing providing 50 and more workmen, then you are required to apply for a license under the Contract Labor Act. Right. Then third, if you are 5 and more migrant workers, then you are also, as a contractor and a principal employer, register and get a license under the Migrant Workers Act. And all the three provisions put together, minimum wages, provident fund, and provisions for, you know, any good provision for living of human being is required to be provided on the site for all the workers who are working on the construction site. Right, sir. So this is how, you know, it is important. Now the important provision about the ESI Act. Let me tell you that. See, the ESI Act is applicable in general when, you know, if it is a shops or a commercial establishment, because the construction activity is not considered a factory. When 20 and more employees are employed in any establishment, the provisions of the ESI Act are applicable. Right. Everywhere else it's 10. I guess Maharashtra. Yeah, it is 20. Anywhere else is in 10. Right. So then the construction company, suppose you take a construction company. So I was on the ESI. See, there are two types of people who are working in any construction company. One set who is working in the office, the other set working in the construction site. Right. The Supreme Court stay is applicable only to those employees who are working on a construction site. See, the difficult part is this: the risk is high to the people who are working on the construction site, but unfortunately, because of the stay from the Supreme Court, these people who are working in a very, you know, in a high risk area, they are not covered under the provisions. But if there are more than 10 or 20, as the case may in respective state, working in the office of the construction company, then those people who are working in the office are covered under the provisions of the ESI Act. Right. So this is where the distinction comes. Those people who are working on the construction site and their wages which are below 21,000, they are, because of the Supreme Court stay, they are not covered under the provisions of the ESI Act. But the offices and employees working in the offices of the construction company, drawing wages or salary less than 21,000, they are eligible for the benefit under the provisions of the ESI Act. Okay, sir. So this is what is the interpretation of the Supreme Court, Honorable Supreme Court judgment. And as I guess मैंने आपसे पूछा भी था ये क्वेश्चन और आपने कल भी क्लियर किया था कि many a times we send this we get this notice from ESI कि आपके since you are not a party in this तो आपको construction workers का भी काटना पड़ेगा. But as you cleared कि ये ऐसा केस नहीं है. ये clear ऐसा है, ये जो this is a very fundamental, you know, it's a question of interpretation of law. See, the fundamental interpretation, जो एक judgment, मतलब judgment specifically अगर आता है कोई Supreme Court से आता है तो it is applicable across India. It cannot be said by any authority, because this authorities should also understand that this is not the way they should treat the, you know, the beneficiaries. It is not that, you know, they should know, they should read the provisions of law. अगर ऐसे बोलते हैं तो मतलब ये प्रोविडेंट फंड का जजमेंट आया है जो अलाउंसेस को भी कवर करता है, तो जो पार्टी है उनके लिए आया है थोड़ा.
It is not that, those are the parties in the litigation. Only for them, provident fund is required to be recovered from the employers on allowances also. Those who are not covered, whether that judgment is not applicable. That's a So this debatable is how issue. it is a paradoxical situation. It Right. is बहुत ज्यादा मतलब बहुत गैर जिम्मेदारी ये बिहेवियर है अगर कोई अथॉरिटी ऐसे इंटरप्रिटेशन करते हैं तो. It is मेरे ख्याल totally में illegal on their part. they take the stance which is more beneficial from the department's perspective के पीएफ में वो बोलेंगे कि सभी के लिए एप्लीकेबल है और ईएसआई में बोलेंगे नहीं ये सिर्फ पार्टी के लिए एप्लीकेबल है. This is totally wrong on the part of the authorities to claim this kind of defense. Right, sir. Because the law is law across India, and then it is, I can understand where a local, where someone is challenging the particular provision of ESI Act, applicability है, काफी है, मतलब जो ESI कोर्ट में चलते हैं मैटर, तो वहां अगर स्टे है तो उनको लिए है, but Supreme Court when it is stays, it says for everyone. Okay. So this is how the three important provisions of the legal provisions are applicable, and now I am open for any questions. Right, sir. Some questions I have written, some I'll ask from the audience. I'll start with first of all, we talked about displacement allowances in ISM. So can you share some light, like how much displacement allowances need to be given, or is it one time, or? It is one-time payment. Displacement is, the very fact is that a worker is displaced from his hometown, and he is going to be relocated at a different place. Right. So apart from the fact that employer is required to bear his journey fare, जो भी प्रवास का उनका खर्चा है वो तो करना ही करना है, इसके अलावा ये डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देना है, एंड दैट इज 50% ऑफ द वेजेस, 1 month वेजेस. तो समझो अगर 10,000 रुपया पगार है तो 5,000 रुपया डिस्प्लेसमेंट अलाउंस होगा. ओके सर. सेकंड क्वेश्चन है बीओसीडब्ल्यू से रिलेटेड. बीओसीडब्ल्यू एक्ट का एक प्रोविजन ये कहता है कि अगर फैक्ट्री एक्ट में कवर्ड है फैक्ट्री और वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो एम्प्लॉय को ये पे करने की आवश्यकता नहीं है. इज इट द केस? It is the case. In fact, that is why I compared BOCW with the factory. See, when the safety, security, and most of the provisions are applicable to one establishment, one premises, then there is no point in making applicable the BOCW provisions. Okay. So therefore, the Supreme Court has held that where the factory का होना जरूरी ऐसा है कि it is not a construction factory समझो ऐसे है. We were on the point that the construction, whether a factory, existing factory where ये premises को लाइसेंस दिया हुआ है और ये फैक्ट्री का एक्सटेंशन है या कोई और हो रहा है तो ही ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन अगर पहले ही फैक्ट्री बन रही है, so before the license is issued to the factory, then it is essential that the provisions of the BOCW are applicable. But once the license is issued and any construction activities are taking place in that particular premises, then the BOCW is not applicable. Okay. Is it also applicable if we employ via contractor या दस directly employ करें तभी होगा? नहीं, तो directly करो या contractor से करो, दोनों मतलब you have to employ 10 people on the construction site. It is also not, there is also a very complex situation. समझो एक काम करने के लिए 4 आदमी आते हैं, एक्सकवेशन के लिए 4 आदमी आए, फिर गए, फिर दूसरा काम करने के लिए दूसरे आदमी आए. ये टोटल नंबर 12 महीने के पहले ये साइट पे टोटल नंबर 10 के ऊपर होना जरूरी है. अगर 10 लोग आके काम करके चले गए हैं तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. गॉट इट सर. अब सर ये क्वेश्चन हर जने को ही आता है और स्पेशली आप और हम लोग जो कंप्लायंसेस करते हैं हमको भी उसकी सिचुएशन पता है. ये कंस्ट्रक्शन साइट पे रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, नहीं होती ज्यादातर जगह. आज नई लेबर आ रही है, कल नई लेबर आ रही है, तो जब ये रिकॉर्ड कीपिंग इतनी डिफिकल्ट है तब सबसे पहले व्हाट इज द गुड प्रैक्टिस जिससे ये मल्टीपल लॉज का हम कंप्लायंसेस कर सकते हैं. नंबर सेकंड, अगर वर्कर के बिहाफ पे सोचे तो ये वर्कर के बिहाफ पे सोचे तो उसको जैसे बीओसीडब्ल्यू में बेनिफिट के लिए 90 डेज का अपना एम्प्लॉयमेंट चाहिए. हाउ ही विल प्रूव, क्योंकि उनका वेज स्लिप या कुछ तो भी नहीं होता है, तो कैसे ये बात अगर हम ऑन पेपर बात करें तो कैसे प्रूव होगा कि 90 डेज उसने की एम्प्लॉयड रहा है? See, इसके लिए ये जरूरी है. There are two things, where compliance of law protects everyone.
हमें मालूम है आज आप पगार जो है सैलरी इज नॉट पेड इन कैश, इट इज नॉट अलाउड टू बी पेड इन कैश. After the demonetization, there was a provision in the Payment of Wages Act that no salary or wages be paid in cash. So आज भी कई जगह कैश पेमेंट होता है, लेकिन if you go by law books, then it is essential that a payment has to be made through a bank instrument. या तो डायरेक्ट बैंक में डालिए या तो मतलब बैंक के हिसाब से ही करना है. सो एनी कंस्ट्रक्शन वर्कर, मैंने बीच में एक बात की थी आधार का कार्ड, हर कंस्ट्रक्शन वर्कर, हर आदमी को अपना आधार साथ में लेना जरूरी है. And any construction employer, any employer under the BOCW, he should not employ any person who doesn't have Aadhaar registration. So Aadhaar के registration की हिसाब से, it is linked to everyone. You know that it is linked to provident fund, it is linked to insurance. अगर आधार होता है तो इंश्योरेंस भी आसानी से मिल जाता है. और BOCW का रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार काम में आता है. माइग्रेंट वर्कर के लिए तो आधार काम में आता ही आता है, लेकिन BOCW के लिए भी काम में आता है. So that is an identity of an Indian citizen, and therefore it is essential that based on Aadhaar, the registration has to happen. And once the registration has to happen, then when you capture the basic details of the workman employed on the site, then compliance become more effective. And if it is through electronic transfer of money, then it is all the more that much more easy. So you capture all the fields, and then जैसे आपको पता है कि जैसे मतलब जो भी लीगल कंप्लायंस के लिए फील्ड होनी जरूरी है, नेम ऑफ द वर्कर, फादर्स नेम, एज, ये सब चीजें आधार से आ ही जाती है. पूरा एड्रेस है, फिर कितना काम किया कितना नहीं किया, ये तो मतलब शिफ्ट टाइमिंग के हिसाब से चल जाता है. एंड देन व्हाट आर द मिनिमम वेजेस. सो वंस यू कैप्चर ऑल दिस फील्ड, then it is very easy to to go for a compliance. In the event of any accident, all these things, especially Aadhaar, it is very effective. काफी जगह ऐसे हुआ है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट के हिसाब से अगर किसी को कॉम्पेंसेशन देना है तो ना उसका कहीं फैमिली का पता होता है, ना उसका एज का पता होता है. ये पुराने जमाने में सब मतलब अंदाजे सब चलता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द आधार इट हैज बिकम वेरी मोर स्पेसिफिक. So even the compensation is paid to the legal heirs based on the Aadhaar now. So Aadhaar, according to me, Aadhaar is a basis for maintenance of record and keeping and capturing data for creating the record. Right, sir. Okay. Sir, आपने इसके बाद बात करी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की. Can you hear me? Yeah, of course I can hear you. ओके. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की, तो उसमें कई जगह ये रिक्वायरमेंट है कि 6 मंथ्स की या कुछ सर्विस आपको उससे पहले चाहिए. एंड अगेन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 80 दिन की सर्विस चाहिए. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दिस 80 days मे बी सेगमेंटेड इन मल्टीपल साइट्स. तो वो बेनिफिट क्या प्रैक्टिकल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, या ऐसा कहीं होते हुए देखा गया है? मतलब इन माय प्रैक्टिस शायद मतलब जहाँ बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं और ये उनका तो है. एक छोटी जगह ये प्रैक्टिकल नहीं है. इनको कोई मतलब ये हम मतलब एक्सपीरियंस इज दिस दैट अ फीमेल एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू रिजाइन एंड लीव द एम्प्लॉयर. राइट सर. अब एक लास्ट क्वेश्चन में ये पूछना है कि कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्टर की बात करी, अब ज्यादा जगह 50 से हो गया, 10 से 20 से बढ़ा के 50 हर जगह कर दिया है. अब एक कॉन्ट्रैक्ट अगर मल्टीपल साइट्स पे अपना काम दे रहा है, जैसे एक जगह 30 एक जगह 30, लेकिन उस पर्टिकुलर साइट पे 50 से ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है, तब ये कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से लाइसेंस अवेल कर पाएगा? क्योंकि ज्यादातर जगह उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से भी वो चाहिएगा डॉक्यूमेंट के फॉर्म 2 या जो भी क्या लाइसेंस लाइसेंस नहीं मिल पाता है. ये अगर दिस इज अ थ्रेशोल्ड, तो ये अगर ये पैरामीटर अगर आप नहीं कर रहे हो, and all these licenses as you know they are premise specific. Right. अगर एक ही कंपनी के 2 प्रोजेक्ट हो रहे हैं, 2 अलग-अलग जगह पे हो रहे हैं, तो ये अलग-अलग लाइसेंसेस लेना जरूरी है. ओके. और जैसे आपने कहा कि एक जगह पे अगर 50 के ऊपर है तो ही ये एक्ट एप्लीकेबल होता है. अगर एक जगह के ऊपर नहीं है तो ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है. Right. So contractor if it is employing, suppose he is bringing, I'll give you a simple example. Migrant worker में एक जगह वो 10 लोगों को ले आया है,
दो जगह, दो वर्कर सब जगह लगा दिए दो उसमें। वर्कर्स कहीं लगाया, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज Okay. एन undue, this is a due exploitation of the legal provision. ओके मैं सर कुछ ऑडियंस के भी आप क्वेश्चन लेता हूँ। चंदन सर पूछ रहे हैं, इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग CLRA लाइसेंस then still they have to maintain register as per CLRA Act as principal employer is making mandatory for contractor to submit register. Is it the case? Exactly. तो ये चीजें ये काफी जगह ऐसे होता है, क्योंकि क्या होता है, कहीं काम छोटा होता है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने 50 से कम लोग काम पे लगाते हैं एक साइट पे, लेकिन जहाँ साइट चलती है, जहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती है, उनके इनके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्लारा का एप्लीकेशन होता ही होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एप्लीकेशन होता है, तो वेदर यू आर एम्प्लॉइंग 50 और लेस एम्प्लॉइज, द कंप्लायंस फॉर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज द सेम for those contractors employing 50 and more, and those who are employing less than 50. So इसलिए जो it is for the benefit of the principal employers compliance, maintenance of record is essential even for those contractors employing less than the required number. Okay sir. आदित्य पूछ रहे हैं, क्या BOCW एक्ट की ये कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो मशीनरी परचेज है उसको एग्जम्प्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते बॉस। ये मशीनरी अगर वो साइट के लिए परचेस किया हुआ है, वो आपने प्रोजेक्ट में दिखाया है, तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी के मतलब इफ अ कॉन्ट्रैक्टर इज बाइंग इट एंड देन डिप्लॉइंग इट ऑन योर साइट, देन इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इट इज you have to give the the whatever is the cost of deploying that machine. So रेंट होगा या मतलब कोई लीज होगा, जो भी है वो आप पकड़ सकते हैं। ओके सर। एक क्वेश्चन है, वर्कर्स आर कवर्ड for 90 days in given case worker who has worked for less than 90 days may miss the benefit and ESIC is also not applicable. तो उन वर्कर्स के लिए क्या बेनिफिट है अगर उन्होंने 90 डेज नहीं की है सर्विस? तो यही प्रॉब्लम है। then in that case the employer is responsible for, in case of anything happens, then employer is responsible for that. suppose ऐसे कई बार होता है, तो कंस्ट्रक्शन आदमी मतलब एक महीना काम करता है और कोई अनफॉर्चुनेटली वो मतलब ऊपर से गिर जाता है, पाँव में चोट आ जाती है या तो फ्रैक्चर हो जाता है, या अनफॉर्चुनेटली पाँव मतलब किसी का एम्प्यूट करना पड़ता है। तो ये सब चीजों में जो जहाँ काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी हो जाती है कि ये सब चीजें बेनिफिट में दे दी जाए। ओके। एक और क्वेश्चन है, बोलना चाहूंगा जी सर। दिस इज अलाइड बिकॉज when since ESI is not applicable, तो इनको ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अपने कैसे मतलब प्रोटेक्शन कर सके, तो दे आर कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, जो पहले कहते थे, अभी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट कह रहे हैं उसको। सो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट में इफ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंजुरीज। इट्स अ टेम्पररी इंजुरी, मतलब कहीं बीमार हो जाता है आदमी, मतलब वो इफ द इंजुरी हैपेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन he is eligible for the compensation, worker is eligible for the compensation. अगर ये इंजुरी टेम्पररी इंजुरी है, अगर ये मतलब पार्शियल इंजुरी है, किसी का उंगली कट गई, किसी का पाँव में चोट आ गई, या डिसेबलमेंट, मतलब उसको डिसेबलमेंट आ गई, मतलब और डेथ हो गई, तो इसमें अलग अलग हिसाब से जो एज और जो इसमें फैक्टर दिया गया है वो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट में, इसके हिसाब से उनको लीगल एयर्स को या वर्कर जो मतलब जो एक्सीडेंट में घायल हुआ है उसको कॉम्पेंसेशन मिल जाता है। ओके। अगर ये इसके 2 तरीके हैं, मतलब ये कॉम्पेंसेशन इज लंप सम पेमेंट एंड इट इज द लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस। ओके। तो हॉस्पिटलाइजेशन कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है तो भी वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, और परमानेंट डिसेबलमेंट हो गई या डेथ हो गई तो कॉम्पेंसेशन देना ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। ओके। एंड दिस इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द BOCW और माइग्रेंट और क्लारा। तो अगर BOCW में कवर्ड है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। It is whether a person is covered under any of these 3 provisions of act or not, that is not relevant to claim the benefit under the Workmen Compensation Act. ओके जी सर। और इसमें वर्कमैन कंपनसेशन में तो वर्कमैन की सैलरी लिमिट आ जाएगी, तो इज देयर अ सैलरी लिमिट? 15,000 रुपया, ये जनवरी में ही 15,000 रुपया की है। हाँ,
तो अगेन ये तो पहले अगर 8,000 15,000 से ज्यादा है तो फिर भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो 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 नो, इट इज नॉट दैट वे। सी, अगर किसी का समझो 18,000 सैलरी है तो उसका कॉम्पेंसेशन 15,000 रुपया, यू नो, इट्स डीम्ड टू बी 15,000 रुपीज एंड कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन 15,000। ओके ओके, तो देयर इज नो थ्रेशोल्ड, नॉन कवरेज का वो उसमें कवर नहीं है। जी सर। एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब BOCW की कैलकुलेशन, BOCW का जो लाइसेंस होता है, मोस्ट कंपनीज उसको अपडेट नहीं करती है, या वर्कर्स इधर से इधर आते हैं तो कुछ भी उसमें अपडेशन नहीं किया जाता है, तो ये वाली चीज को कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं, इवन वर्कर के पर्सपेक्टिव से या इवन कंपनीज के पर्सपेक्टिव से? No, it is always beneficial to actually go for a registration. You know, it is quite simple online. ये basic details देने जरूरी होते हैं। ये लाइसेंस के लिए तो ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दिक्कत जब होती है कि ये कंप्लायंस के लिए दिक्कत होती है। जब वो लाइसेंस देने के लिए कोई मतलब कोई चक्कर हो जाता है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाता है। So इसीलिए the object of the 3 acts, you know, is to make it easy. The government authorities, the authorities constituted under this act should look at it as, you know, as a support to the employer. If the support to the employer, if that object is not in the mind and it is an object to exploit the employer, if that is the situation, then it is difficult. जी। एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। अब ये एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से है, एक बार ऐसा देखा गया है कि एम्प्लॉयर माइग्रेंट वर्कर एक्ट या इनका प्रोविजंस का पालन नहीं करते हैं, तो इस केस में एज ए एम्प्लॉय उनके पास क्या अधिकार रहता है, या क्या एक्सप्लीस प्रोसेस क्या है कि कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं या कहाँ पे आगे जा सकते हैं? It is quite simple. You know, employee can make an application to the inspector in the respective under the respective act that I am eligible for the benefit. My employer is not providing me this benefit. Kindly ensure that I get this benefit. ये simple, ये कोई भी language में अपने इंस्पेक्टर को अगर लेटर चिट्ठी लिखते हैं, तो inspector's responsibility is to ensure the provisions, implementation of the provision of act. Okay. Okay, sir. I guess that's everything is covered and all questions are covered. I'm really sorry कि बीच में 2-3 बार आप सभी को सावधान होना पड़ा। हम लोग जब अभी YouTube पे भी डालेंगे तो उसमें बीच में वो पार्ट थोड़ा एडिट करके उस तरह इसको कर देंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जयंत सर का कि हम सभी लेबर लॉ एडवाइजर की तरफ से, हम सभी की तरफ से आपने इतना बड़ा समय दिया और हमें बहुत सारी नई बातों से अवगत करा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में भी हमारे साथ कुछ वेबिनार्स अलग-अलग विषयों पर करेंगे। Thank you very much, Rishabh, and to your entire team. Thanks for inviting me. And most important, my best wishes to all those participants who are participating in this webinar. Thank you so much, and I look forward to be with you in near future. Thank you so much, sir. तो हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस वेबिनार से जुड़ने के लिए। आपके क्या सुझाव हैं, क्या प्रश्न है, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।